हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का आकार ऐसा होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने अध्याय 13 का परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। ऊपर आई बटन में आपको अध्याय 13 के सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पानी पीने का गिलास है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है इस गिलास की धारिता क्या होगी, यानी कि इस गिलास का आयतन क्या होगा। ठीक है, धारिता और आयतन एक ही चीज होता है। तो जो दिया गया प्रश्न में वो लिख लेते हैं। गिलास के ऊपरी भाग का व्यास हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने D1 बराबर 4 सेंटीमीटर लिख लिया। गिलास के निचले भाग का व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो D2 बराबर 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने। ठीक है, और दे रखा है गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो H बराबर 14 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, ये सब प्रश्न में दे रखा है। अब दोस्तों व्यास व्यास दे रखा है, व्यास व्यास से कुछ काम होता तो है नहीं, हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो हम गिलास के ऊपरी भाग की त्रिज्या निकाल लेते हैं, जिसको R1 मानेंगे। तो वो क्या होगी, व्यास बटे 2। व्यास क्या है गिलास के ऊपरी भाग का, D1। तो D1 बटे 2, D1 कितना है 4। तो 4 बटे 2, 4 बटे 2 कितना हो जाएगा 2। तो गिलास के ऊपरी भाग की त्रिज्या R1 आ जाएगी दोस्तों हमारी 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अब ग्लास के निचले भाग की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो गिलास के निचले भाग की त्रिज्या R2 मान लेते हैं। वो क्या होगी, गिलास के निचले भाग का व्यास यानी कि D2 बटे 2। और D2 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे 2। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 मिलेगा। तो गिलास के निचले भाग की त्रिज्या R2 आ गई हमारी 1 सेंटीमीटर। तो हमने सभी आवश्यक चीजें निकाल ली हैं। गिलास के ऊपरी भाग की त्रिज्या R1 निकाल ली है, निचले भाग की त्रिज्या R2 निकाल ली है, और ऊंचाई तो हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई गुणा एच, कोष्टक के अंदर R1 स्क्वायर धन R2 स्क्वायर धन R1 गुणा R2। ये सूत्र हम अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप अध्याय 13 के परिचय के वीडियो को अवश्य देख लें। ऊपर आई बटन में आपको अध्याय 13 के सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन ही होगा गिलास की धारिता। तो गिलास की धारिता बराबर 1/3 को 1/3 लिखा, गुणा पाई को लिखा 22/7, गुणा एच कितना है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिखा। कोष्टक के अंदर R1 स्क्वायर, R1 है 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर R2 स्क्वायर, R2 है 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर R1 गुणा R2, R1 है 2 और R2 है 1, तो 2 गुणा 1 लिख दिया। अब 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, और 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो गिलास की धारिता बराबर 1/3 को 1/3 लिखा, 22/7 था तो 7 तो भाग में चला गया तो बचा 22, गुणा 14 में 7 का भाग दिया तो बचा 2 तो 2 लिख दिया। अब कोष्टक के अंदर 2 का वर्ग होगा 4, फिर धन का चिन्ह लगाया, 1 का वर्ग होगा 1, धन 2 गुणा 1 होगा 2। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो गिलास की धारिता बराबर 1/3 को 1/3 लिखा, 22 गुणा 2 हो जाएगा 44, तो 44 लिखा। कोष्टक के अंदर 4 धन 1 होगा 5, 5 धन 2 होगा 7, तो कोष्टक के अंदर आ गया 7। तो गिलास की धारिता बराबर 1/3 तो है ही, 44 गुणा 7 होगा दोस्तों हमारा 308। तो और बटे में 3 है ही हमारा, तो ये आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो गिलास की धारिता आ गई हमारी 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हमारा उत्तर है। या हम कह सकते हैं इसमें 3 का भाग देके देखेंगे तो 102 आएगा और शेषफल 2 बचेगा। तो गिलास की धारिता बराबर 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों ही हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं। या तो हम कहेंगे 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, या हम कहेंगे 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये है गिलास की धारिता। तो ये दोनों ही हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं दोस्तों। प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप परिधियां जो है वो 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इसे हम एक अलग तरीके से बड़ी आसानी से हल करेंगे। समझिए, ठीक है, एक शंकु का छिन्नक है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हमें दे रखी है।
तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल बराबर 4 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। और क्या दे रखा है हमको? हमें दे रखा है शंकु के छिन्नक के ऊपरी सिरे की परिधि दे रखी है। परिमाप और परिधि, एक 18 है, एक 6 है। तो ऊपर वाली बड़ी है, ठीक है, बड़ी होगी तो बड़ी 18 है। तो शंकु के छिन्नक के ऊपरी सिरे की परिधि 2 पाई R1 होगी, ठीक है। ऊपरी R1 क्या होगा? ऊपरी सिरे की त्रिज्या होगी। तो शंकु के छिन्नक के ऊपरी सिरे की परिधि 2 पाई R1 बराबर हमें 18 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, ये जो परिधि है। उसी प्रकार शंकु के छिन्नक के निचले सिरे की परिधि दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो निचले सिरे की परिधि क्या होगी? 2 पाई R2 होगी, ठीक है, ये निचले सिरे की परिधि, ठीक है, 2 पाई R2 होगी। वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है? शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई कोष्ठक के अंदर R1 धन R2 गुणा L तिर्यक ऊंचाई। ये सूत्र अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आप अध्याय 13 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप अध्याय 13 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया हमने। अब देखिए चमत्कार हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई का गुणा अंदर कर लेते हैं कोष्ठक के अंदर। तो पाई गुणा R1 होगा पाई R1, धन का चिन्ह लगाएंगे। पाई गुणा R2 होगा पाई R2 गुणा L। तिर्यक ऊंचाई कितनी? 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख दिया। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कोष्ठक के अंदर पाई R1 धन पाई R2 को वैसे ही रखा, गुणा 4 को लिख दिया हमने 2 गुणा 2। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब एक जो 2 है उसका गुणा कोष्ठक के अंदर कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुणा पाई R1 धन पाई R2 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा पाई R2। और बाहर कोष्ठक के अंदर एक ही 2 बचेगा तो गुणा 2। अब देखिए 2 पाई R1 और 2 पाई R2 का मान हमें पता है, तो वो रख देते हैं हम। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R1 कितना है? 18, तो 18 लिख दिया, धन 2 पाई R2 कितना है? 6, तो 6 लिख दिया, गुणा में कितना है? 2, तो गुणा में 2 लिख दिया, ठीक है। अब 18 धन 6 होगा 24, तो 24 गुणा 2, ये गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। 24 गुणा 2 होता है 48। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। देखिए आकृति। तो इस तरह की एक जो है तुर्की की टोपी है, जैसा कि आप लोग बर्थडे वगैरह में पहनते हैं, ठीक है। तो ये शंकु के आकार की नहीं है, एक ये छिन्नक के आकार की है, ऊपर से कटी हुई है, ठीक है। और पूरा ऊपर तक जाता नुकीला हिस्सा होता तो होती शंकु के आकार की, पर यह है छिन्नक के आकार की, ठीक है। शंकु के छिन्नक के आकार की है। दोस्तों शंकु के छिन्नक के बारे में अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था हमने, ठीक है। आप अध्याय 13 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें। ऊपर आई बटन में आपको अध्याय 13 के सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न में कहा गया है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। खुला कहाँ से होगा? जहां से आप अपनी खोपड़ी में सिर पे पहनोगे नीचे की तरफ, ठीक है। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। बहुत आसान प्रश्न भी है। हमें दिया गया है टोपी जो है वो शंकु के छिन्नक के आकार की है। तो हमने एक शंकु का छिन्नक बना लिया, ठीक है। टोपी इसी आकार की है और इस बारे में हम पढ़ चुके हैं अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में। फिर दिया गया प्रश्न में टोपी के ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तो हमने टोपी के ऊपरी सिरे की त्रिज्या मान ली R1 जो कि हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोपी का जो ऊपरी सिरा है जो कि ढका रहेगा उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। और खुले सिरे की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो टोपी का खुला सिरा क्या होगा? नीचे वाला, ठीक है, जहां से हम अपने सिर में फंसाएंगे इसको, ठीक है। इसकी त्रिज्या को हमने मान लिया R2, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोपी का जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का सिरा है, उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ये सब प्रश्न में दे रखा है। और प्रश्न में दे रखा है टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो टोपी की जो तिर्यक ऊंचाई है, टेढ़ी वाली ऊंचाई जो ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। हमसे पूछा है कि इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना होगा? टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोपी का चारों तरफ का क्षेत्रफल, गोलाई में अगर हम घुमा दें, ठीक है, चारों तरफ का क्षेत्रफल। और तो लिखा हमने टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि टोपी का चारों तरफ का क्षेत्रफल होगा टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि ऊपर से भी कवर्ड है, ये घिरी हुई है, बंद है, ठीक है ना। नीचे से खुली हुई है तो नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे,
क्योंकि नीचे कुछ नहीं लगा होगा, ऊपर लगा होगा गत्ता वत्ता जो भी लगा होगा। ठीक है, तो बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हो जाएगा टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोपी के चारों तरफ का क्षेत्रफल, और उसमें जोड़ देंगे टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो बस अब इसको निकालने के लिए हमें पहले टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फिर टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल निकालना है। टोपी का ऊपरी सिरा जो है वो वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो दोस्तों शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणा R1 धन R2 गुणा L। ठीक है, ये सूत्र अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है आपने। ठीक है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 13 के बाकी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, हमें R1 R2 और L सब पता है तो मान रख देंगे। ठीक है, तो टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, पाई को रखा 22/7 गुणा R1 कितना है 4 तो 4 लिखा, फिर धन का चिन्ह लगाया, R2 कितना है 10 तो 10 लिखा, कोष्टक को बंद किया, L कितना है 15 तो 15 लिख दिया। तो दोस्तों अब बस इसको हल करना है तो हल कर लेते हैं। पहले टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22/7 को 22/7 लिखा गुणा 4 धन 10, 4 में 10 जोड़ेंगे तो मिलेगा 14, तो 14 लिख दिया, और फिर गुणा 15 है तो गुणा 15 लिख दिया। अब देखिए नीचे वाले 7 में 7 का भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, 14 में 7 का भाग देंगे तो बचेगा हमारा 2, तो हमें मिलेगा टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22, 7 तो चला गया नीचे वाला, गुणा 14 में 7 का भाग दिया था तो 2 मिला, 22 गुणा 2 गुणा 15, तो हमने लिख दिया 22 गुणा 2 गुणा 15। ठीक है, 22 गुणा 2 करेंगे तो मिलेगा 44, 44 गुणा 15 करेंगे तो मिलेगा 660। तो टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया दोस्तों हमने 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपरी सिरा जो है टोपी का वो वृत्ताकार होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और टोपी के ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या है वो है R1, तो टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल होगा पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मान रख देंगे, तो टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान रख दिया 22/7 गुणा R1 कितना है 4, तो R1 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौके 16, तो टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल आ जाएगा 22/7 गुणा 4 का स्क्वायर को लिख दिया 16। अब 22 का गुणा कर देंगे 16 से तो हमें मिलेगा 352। ठीक है, तो टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल आ गया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल निकाल लिया। हमें प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, टोपी के चारों तरफ का क्षेत्रफल यानी कि टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। दोनों निकाल चुके हैं तो दोनों के मान रख देते हैं। तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660, तो हमने 660 रख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल है 352/7, तो वो लिख दिया। अब देखिए दोनों के बटे में 660 के बटे में कुछ नहीं है और 352 के बटे में 7 है, तो दोनों का एलसीएम 7 आ जाएगा। तो ऊपर 660 के बटे में कुछ नहीं था तो 660 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, 660 का 7 से गुणा हो जाएगा, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। 352 के बटे में 7 था तो 352 वैसा ही रहेगा। तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों 660 का गुणा 7 से करेंगे तो 4620 आ जाएगा, धन 352/7 वैसे ही लिख दिया। 4620 में 352 को जोड़ेंगे तो 4972 आएगा, बटे में 7 है, तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल आ गया हमारा 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सरल करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल है। अब देखो 7 का भाग देंगे 4972 में तो 710 मिलेगा और शेषफल मिलेगा 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ही हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं। क्या है इस प्रश्न का उत्तर, टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या कह लें 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों ही इस प्रश्न के उत्तर हैं दोस्तों। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। रुपए 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य रुपए 8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो दोस्तों एक हमें बर्तन दिया गया है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है।
शंकु के छिन्नक के आकार के बारे में अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 13 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में दिया गया है, तो बर्तन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। फिर दिया गया है हमें बर्तन के ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, निचले की 8 है और ऊपरी की है 20। तो बर्तन के ऊपरी सिरे की त्रिज्या हमने R1 मान ली, जो हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर प्रश्न में। ठीक है, और बर्तन के निचले सिरे की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर प्रश्न में। तो बर्तन के निचले सिरे की त्रिज्या मान ली हमने R2। ठीक है, ये हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये प्रश्न में दे रखा है हमें। और प्रश्न में हमसे कहा गया 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपए है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर, यानी कि 1 लीटर की दर कितनी है, 20 रुपए। ठीक है, और प्रश्न में दिया गया है कि चादर की दर क्या है, 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का जो मूल्य है, ठीक है, वो कितना है, 8 रुपए है। ठीक है, ये सब हमें प्रश्न में दे रखा है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि हम जो बर्तन की तिर्यक ऊंचाई है वो L सेंटीमीटर है। ये हम तिर्यक ऊंचाई दे नहीं रखी हमें बर्तन की, हमने मान लिया L सेंटीमीटर है। तो शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है दोस्तों L बराबर अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर धन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र भी अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो h, R1 और R2 के मान रख देंगे, तो L बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर h कितना है, 16, तो 16 का वर्ग, फिर धन का चिन्ह लग जाएगा। फिर है R1 माइनस R2, R1 है 20, तो 20 माइनस R2 है 8, तो 8 पूरे का वर्ग है, तो पूरे का वर्ग लिख दिया। तो L बराबर अंडर रूट के अंदर 16 का वर्ग होगा, 16 गुणा 16 यानी कि 256, धन 20 माइनस 8 होगा 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। तो L बराबर अंडर रूट के अंदर 256 धन 12 का वर्ग होगा, 12 गुणा 12 यानी कि 144। तो L बराबर अंडर रूट के अंदर 256 धन 144 को जोड़ेंगे तो 400 मिलेगा। तो L बराबर आएगा अंडर रूट 400। तो L बराबर अंडर रूट के अंदर 400 को लिख सकते हैं हम 20 गुणा 20। ठीक है, तो अब 20 गुणा 20 है तो एक 20 बाहर आ जाएगा। तो बर्तन की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 20 सेंटीमीटर। तो बर्तन की जो तिर्यक ऊंचाई है वो निकाल ली हमने कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में हमें बताना है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा कि इस बर्तन में कितना दूध आएगा। ठीक है, यानी कि इस बर्तन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा हमें। ये बर्तन किस आकार का है, छिन्नक के आकार का है। तो दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होता है, 1/3 गुणा पाई गुणा h गुणा R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग धन R1 R2। ये सूत्र अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। h, R1 और R2 के मान हमें पता है तो रख देंगे। तो बर्तन का आयतन आ जाएगा, क्योंकि बर्तन ही यहाँ पे किस आकार का है, छिन्नक के आकार का है। तो बर्तन का आयतन बराबर 1/3 गुणा पाई का मान हमें बोला है 3.14 लीजिए, तो हमने आज्ञा का पालन किया और पाई बराबर ले लिया 3.14 गुणा h कितना है, 16, तो 16 लिख दिया। फिर कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर, R1 है 20, तो 20 का स्क्वायर, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर R2 स्क्वायर, R2 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, फिर धन R1 R2, R1 है 20, तो 20 गुणा R2 है 8, तो 8। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों, तो बर्तन का आयतन बराबर 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16 को वही लिखा। कोष्टक के अंदर 20 का वर्ग हो जाएगा 400, धन 8 का वर्ग हो जाएगा 64, धन 20 गुणा 8 हो जाएगा 160। इसको हल कर लेंगे दोस्तों, तो बराबर 1/3 गुणा 3.14 को तो वही लिखा, गुणा 16 को भी वही लिखा। कोष्टक के अंदर 400 धन 64 धन 160 है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 624। अब ध्यान दीजिए, 3 में 3 का भाग देंगे तो 3 उड़ जाएगा, थैंक यू वेरी मच होगा। तो ऊपर भी 3 का भाग देना पड़ेगा, तो 624 में 3 का भाग जाएगा तो हमें मिलेगा 208। तो हमें मिलेगा बर्तन का आयतन बराबर, ये 1/3 तो चला ही गया, 3.14 गुणा 16 गुणा कितना बच गया, 624 में 3 का भाग दिया तो 208। अब 3.14 गुणा 16 गुणा 208 करेंगे तो हमें मिलेगा 10,449.92। ठीक है, तो 10,449.92 को हम लिख सकते हैं 10,450, एक ही बात है। तो बर्तन का आयतन आ गया दोस्तों हमारा 10,450 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों इस बर्तन का आयतन निकाल लिया हमने 10,450 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों हम जानते हैं कि 1,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, क्योंकि अब हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो दूध की दर है वो प्रति लीटर में दे रखी है। ठीक है, तो 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो याद कर लीजिए।
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1000 नीचे चला जाएगा, यानी कि 1/1000 लीटर। हमारे बर्तन का आयतन है 10,450 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10,450 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 10,450/1000 लीटर। लीटर में बदल गया ये। 10,450 में 1000 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 10.45। तो 10,450 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा 10.45 लीटर। यानी कि इस बर्तन का आयतन लीटर में कितना है, 10.45 लीटर है बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन हो गया 10.45 लीटर। अब प्रश्न में दे रखा है हमें 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपए है। तो बहुत आसान है, 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, 10.45 का गुणा कर देंगे 20 से। 10.45 का गुणा करेंगे 20 से तो हमें मिलेगा 209। तो 10.45 लीटर दूध का मूल्य आ गया 209। और बर्तन का आयतन ही है 10.45 लीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य कितना होगा, 209 रुपए। ठीक है, तो प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा दोस्तों 209 रुपए। तो दोस्तों प्रश्न का पहला भाग हल हो गया। प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा है इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि कितनी धातु लगी है इस बर्तन को बनाने में। ठीक है, तो कितनी धातु लगी होगी, जितना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस बर्तन का, चारों तरफ का क्षेत्रफल, और जितना नीचे का क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से तो ये बर्तन खुला है, प्रश्न में ही दे रखा है। तो दोस्तों शंकु के चिन्हक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणा कोष्टक के अंदर R1 धन R2 गुणा L। ये भी अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। L का मान हम निकाल ही चुके हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई को अभी हमने पाई लिखा, गुणा कोष्टक के अंदर R1 धन R2 है, R1 है 20 धन R2 है 8, तो 8 गुणा L, तिर्यक ऊंचाई है 20 तो गुणा 20 लिख दिया, बराबर पाई को पाई लिखा, 20 धन 8 हो जाएगा 28, गुणा 20 है तो गुणा 20 लिख दिया। तो बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 28 गुणा 20 होता है दोस्तों 560, और पाई लगाई है तो 560 पाई। तो बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 560 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों हमें निकालना है बर्तन के निचले सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि निचले सिरे में भी धातु लगी हुई है। तो निचला सिरा जो है वृत्ताकार होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे निचले सिरे की जो त्रिज्या है वो कितनी है, R2। तो बर्तन के निचले सिरे का क्षेत्रफल होगा पाई गुणा R2 का स्क्वायर। अब मान रख देंगे तो बर्तन के निचले सिरे का क्षेत्रफल बराबर पाई को तो पाई लिखा, R2 कितना है 8, तो गुणा 8 का वर्ग, क्योंकि R2 का वर्ग है। 8 का वर्ग होता है दोस्तों 64, 8 8 64। तो बर्तन के निचले सिरे का क्षेत्रफल आ जाएगा 64 गुणा पाई, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बर्तन के निचले सिरे का क्षेत्रफल आ गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, और बर्तन के निचले सिरे का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। हमें निकालना है बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल। ठीक है, बर्तन को बनाने में कितनी धातु लगी पहले हमें वो निकालना है। तो क्या होगा, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसमें हमें जोड़ना होगा बर्तन के निचले सिरे का क्षेत्रफल। दोनों के मान हमें पता है तो हम रख देते हैं। तो बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल होगा बराबर बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 560 पाई, तो हमने 560 पाई लिखा। धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगाया। फिर है बर्तन के निचले सिरे का क्षेत्रफल जो कि 64 पाई है, तो हमने लिखा 64 पाई। 560 पाई धन 64 पाई होगा 624 पाई। अब दोस्तों हम पाई का मान रख देंगे 3.14। तो बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल होगा 624 गुणा पाई है, तो पाई की जगह रख दिया 3.14। तो 624 गुणा 3.14, 624 में 3.14 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल आ गया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल आ गया हमारा दोस्तों। हमें प्रश्न में दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य कितना है, 8 रुपए है। क्योंकि हमें लिखा हुआ है प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य है 8 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य कितना होगा, 8 गुणा 1/100। ठीक है, पर हमारा धातु का क्षेत्रफल है 1959.36। तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य होगा 8 गुणा 1/100 को गुणा करेंगे 1959.36 से। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा 156.75। तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य आएगा 156.75 रुपए। तो हम कह सकते हैं बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य कितना है, 156.75 रुपए, क्योंकि
बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल था 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य है 156.75 रुपए। इसका मतलब बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य होगा 156.75 रुपए। तो हमारे इस प्रश्न का दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों 156.75 रुपए। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न को समझ लेते हैं। पहले एक शंकु दिया गया है, ठीक है, जिसका शीर्ष का कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, ये दिया गया है और कहा गया है शंकु को जो है उसकी ऊंचाई जो है शंकु की कितनी है 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काट दिया है, ठीक है, तो इसको बीच में से काट दिया, ठीक है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, ठीक है, ये जहां से काटा है वो तल जो है वो शंकु के आधार के समांतर है, ठीक है। यदि इससे प्राप्त शंकु के छिन्नक को, ठीक है, इससे हमें एक शंकु का छिन्नक प्राप्त होगा नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा होगा वो शंकु के छिन्नक के आकार का होगा, ठीक है। फिर इस शंकु के छिन्नक को जो है पिघलाकर हमने 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में बदल दिया है। तो हमसे पूछा उस तार की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो पहले तो हमें इसकी विमाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी शंकु के छिन्नक की, फिर शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमने एसी लंबाई ले ली, ऊंचाई ले ली इसकी शंकु की, ठीक है, शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है वो हमने एसी ले ली, ठीक है। कहा गया है कि ये जो बीच से इसको काट दिया हमने, ठीक है, छिन्नक बनाने के लिए, तो ए ऊपर की लंबाई होगी 10 और नीचे ईसी की लंबाई भी होगी 10, ठीक है, क्योंकि बीचों बीच में से काटेंगे तो ऊपर 10 बचेगा नीचे 10 बचेगा, क्योंकि शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो जो दिया गया वो लिख लेते हैं। प्रश्न में शीर्ष कोण दे रखा है हमें 60 डिग्री का, ठीक है, तो हमने लिख दिया शीर्ष कोण 60 डिग्री का दे रखा है। अगर शीर्ष कोण 60 डिग्री का है तो कोण ईएडी ये वाला कोण, या कह लें कोण सी ए बी ये वाला कोण, एक ही बात है, एक ही कोण है, तो ये आधा होगा इसका शीर्ष कोण का, तो 60 डिग्री बटा 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये शंकु का अर्धक कोण होगा, ठीक है, क्योंकि शीर्ष ए से हमने जो शंकु का आधार है उसके केंद्र पर हमने सीधी रेखा खींची है, तो ये कोण दो भागों में विभाजित हो जाएगा। तो कोण ए डी बराबर कोण सी ए बी, ये वाला जो कोण है ये हो जाएगा 60 डिग्री बटा 2, 60 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 30। तो कोण ए डी बराबर कोण सी ए बी हमें मिल गया 30 डिग्री का, तो ये कोण मिल गया हमको 30 डिग्री का, इसकी हमें आवश्यकता है। अभी हमें प्रश्न में दे रखा है शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एसी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का। फिर कहा था कि ऊंचाई के बीचों बीच से उसको दो भागों में बांट दिया, तो एई और जो ईसी है वो एसी का आधा होगा, एसी कितना है 20, तो 20 का आधा मतलब 20 का आधा मतलब 20/2 लिख दिया हमने, ठीक है। 20 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 10। तो एई और ईसी दोनों कितने आ जाएंगे 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। अगर ईसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो जो शंकु का छिन्नक मिला हमें उसकी भी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा शंकु का छिन्नक बनेगा यहाँ से लेके नीचे तक का पूरा हिस्सा। तो शंकु की छिन्नक की ऊंचाई कितनी होगी जितनी ईसी है, उसे हमने स्मॉल एच मान लिया, और ईसी कितना 10 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एच आ गया 10 सेंटीमीटर। तो शंकु के छिन्नक की ऊंचाई तो आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु के छिन्नक की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी ऊपर की और नीचे की, तो वो निकालने का प्रयास करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम समकोण त्रिभुज एईडी में। एक त्रिभुज है एईडी, ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो लंब बटे आधार, ठीक है, होता है टेन थीटा। देखिए अगर 30 डिग्री के कोण के सापेक्ष में बात करें तो डी लंब होगा, तो डी बटे और ए क्या होगा आधार होगा, तो डी बटे ए क्या होगा टेन थीटा, यानी कि टेन 30 डिग्री। तो डी बटा ए टेन 30 डिग्री का मान हमें पता है 1/√3 होता है, वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें डी निकालना है, तो ए को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा ए/√3, और ए अभी हमने निकाला था कितना 10 सेंटीमीटर, तो डी बराबर हो जाएगा ए का मान रख देंगे 10, तो डी बराबर हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और डी क्या है हमारे, ये जो शंकु का छिन्नक है इसके ऊपरी तल की त्रिज्या है, ठीक है, तो ऊपरी तल की जो त्रिज्या मान लेते हैं हम R1,
ठीक है, तो शंकु के जो चिन्हक है उसकी ऊपर की जो त्रिज्या है ऊपर के तल की R1 वो कितनी आ गई हमारी 10/√3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जैसे हमने R1 निकाला वैसे ही अब हम R2 निकालेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज ACB में, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है, लंब बटे आधार, देखो 30 डिग्री कोण के सापेक्ष में लंब होगा BC और आधार होगा AC। तो BC बटा AC होगा tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान हमें पता है 1/√3 होता है, तो BC बटा AC हो जाएगा 1/√3। हमें BC निकालना है अभी, तो AC को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा AC बटा √3। AC का मान हम निकाल चुके हैं, कितना था हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, AC जो है शंकु की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर का, तो AC का मान रख देते हैं। तो BC बराबर हो जाएगा, AC का मान रख दिया 20, तो BC बराबर हो गया 20/√3 सेंटीमीटर। और BC ही क्या है हमारे, ये जो शंकु का छिन्नक है इसके निचले तल की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम R2 मान लेंगे, तो R2 बराबर हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निचले तल की त्रिज्या भी आ गई, तो R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, H हमें पता ही है 10 सेंटीमीटर हम निकाल चुके हैं। अब दोस्तों शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है 1/3 गुणा पाई गुणा H, कोष्टक के अंदर R1 स्क्वायर धन R2 स्क्वायर धन R1 गुणा R2। दोस्तों ये सूत्र जो है अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अध्याय 13 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो इसे अवश्य देख लें। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अध्याय 13 के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब मान रख देते हैं दोस्तों, तो शंकु के छिन्नक का आयतन आ जाएगा 1/3 गुणा पाई को पाई लिखा, H कितना है हमारा 10, तो H को 10 लिखा, कोष्टक के अंदर R1 स्क्वायर, R1 है 10/√3, तो 10/√3 का वर्ग स्क्वायर हो गया, धन का चिन्ह लगाया, फिर R2 स्क्वायर, R2 है 20/√3, तो 20/√3 का स्क्वायर, धन R1 गुणा R2, R1 है 10/√3 गुणा R2 है 20/√3 लिख दिया हमने। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो शंकु के चिन्ह का आयतन होगा, देखो 1/3 पाई गुणा 10 को तो 1/3 पाई गुणा 10 लिखा हमने, 10 का वर्ग होगा 100, तो ऊपर 100 आ जाएगा, बटे में √3 है, √3 का वर्ग होगा 3, तो ये हो जाएगा 100/3, धन का चिन्ह लगा दिया, 20 का वर्ग हो जाएगा 420 गुणा 20, बटे में √3 है, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 400/3, धन का चिन्ह लगा दिया, ऊपर 10 गुणा 20 हो जाएगा 200, बटे में √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 200/3। अब शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई गुणा 10 को तो हमने वही लिख दिया। अब देखिए कोष्टक के अंदर सबके बटे में 3 है, तो सबके बटे में 3 लिख दिया, फिर ये हो जाएगा 100 धन 400 धन 200। तो शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई गुणा 10 को तो वही लिखा, 100 धन 400 होगा 500, 500 धन 200 होगा 700, बटे में 3 है तो ये हो गया 700/3। तो शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा दोस्तों, देखो 700 गुणा 10 होगा 7000, ठीक है, पाई है तो पाई लिख दिया, बटे में 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, तो शंकु के छिन्नक का आयतन आ गया हमारा 7000/9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। शंकु के छिन्नक का आयतन मिल गया दोस्तों। अब जो है इस शंकु के छिन्नक से हमें क्या बनाना था, एक तार बनाना था। देखो लिखा है, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए, तो तार जो है बेलनाकार होता है, ठीक है, तो एक तार में बदल देंगे इसको पिघला के शंकु के छिन्नक को। ठीक है, तो हमें दिया गया है ये जो तार हम बनाएंगे, इस तार का व्यास दे रखा है हमें 1/16 सेंटीमीटर, तो हमने तार का व्यास मान लिया स्मॉल डी है, जो कि 1/16 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ठीक है, ये व्यास दे रखा है हमें इस तार का 1/16 सेंटीमीटर। व्यास से कुछ होता जाता तो है नहीं, त्रिज्या की जरूरत होती है हमें, तो तार की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लिया, तो वो क्या होगी, तार का व्यास बटे 2, तार का व्यास है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी बटा 2। ठीक है, स्मॉल डी है 1/16, तो 1/16 गुणा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक एक गुणा एक ऊपर हो जाएगा एक, नीचे 16 गुणा हो जाएगा 32, 16 गुणा 2 हो जाएगा 32। ठीक है, तो तार की त्रिज्या स्मॉल आर आ गई हमारी 1/32 सेंटीमीटर। अब जो हमें निकालना है वो निकालना है इस तार की लंबाई। ठीक है, तो तार की लंबाई को हमने मान लिया h, कि तार की लंबाई जो होगी वो होगी h। अब प्रश्न के अनुसार क्या होगा, शंकु के छिन्नक से हमने ये तार बनाया है, तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा, तो तार का आयतन बराबर होगा शंकु के छिन्नक के आयतन के। बिल्कुल सही है। और तार किस आकार का है, बेलन के आकार का। ठीक है, तो तार के आयतन का सूत्र हो जाएगा, जो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर शंकु के छिन्नक का आयतन तो हम निकाल चुके हैं 7000/9 गुणा पाई।
ठीक है, तो शंकु के चिन्ह का आयतन रख दिया हमने 7000/9 गुणा पाई, और तार का आयतन कितना होगा, जो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बाईं तरफ पाई है और दाईं तरफ पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा था शंकु के चिन्ह के आयतन में कि पाई से पाई कट सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे ये हमें कैसे पता चलेगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, इसका कोई भी समाधान नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा कि कैसे प्रश्नों को हल करना है। पाई से पाई कट गया तो क्या बचा, आर स्क्वायर एच बराबर 7000/9। ठीक है, आर का मान हम निकाल चुके हैं 1/32, एच का मान हमें ज्ञात करना है, तो आर का मान रख देते हैं हम। तो आर स्क्वायर है तो 1/32 का स्क्वायर गुणा एच बराबर 7000/9। अब तो दोस्तों बस इसको हल करना है और एच का मान ज्ञात करना है। तो 1/32 का वर्ग क्या होगा, 1/32 गुणा 1/32, तो हमने 1/32 के वर्ग को लिखा 1/32 गुणा 1/32 गुणा एच है ही बराबर 7000/9 है, तो उसको लिख दिया। अब ये 1/32 गुणा 1/32, जो नीचे वाला 32 गुणा 32 है, ये दाईं तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो एच बराबर हमें मिलेगा 7000/9 गुणा 32 गुणा 32 ऊपर चला गया तो गुणा हो गया 32 गुणा 32, तो एच बराबर हमें मिलेगा दोस्तों 7000 का गुणा करेंगे 32 से, फिर उसका भी गुणा करेंगे 32 से, तो हमें मिलेगा 71,68,000/9, बटे में 9 है ही, तो एच बराबर हमें मिलेगा 71,68,000/9। इसको हल करेंगे, ठीक है, 9 से भाग देंगे 71,68,000 का, तो हमें मिलेगा 7,96,444, तो एच बराबर हमें मिला 7,96,444 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया सेंटीमीटर में। तो अब चाहे तो हम इसे मीटर में भी उत्तर दे दें, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देंगे, तो एच बराबर 7,96,444 में 100 का भाग दे देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा सेंटीमीटर की जगह। ठीक है, तो अब 7,96,444 में 100 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 7,964.44, तो एच बराबर आ गया 7,964.44 मीटर। ठीक है, तो दोनों ही उत्तर सही हैं आपके। अगर सेंटीमीटर में देना है तो 7,96,444 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में देना है तो 7,964.44 मीटर। ठीक है, देखो 100 में भाग दिया तो 2 अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा बस। तो हम कह सकते हैं कि अतः तार की लंबाई h बराबर कितनी है, 7,964.44 मीटर, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 7,964.44 मीटर या 7,96,444 सेंटीमीटर। दोनों ही उत्तर सही हैं आपके प्रश्न के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।